Hi, this is Shumpan and I hope all you are doing well. So welcome to my medieval series of Indian history. In my last video, we had talked about the Muhammad Ghaznavi. In this particular video, I'm going to be talking about the Muhammad of Ghori, or I can say that Muhammad Ghori. ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का ढंग से पढ़ेंगे कौन है ये, क्या क्या इन्होंने किया और इंडिया में कैसे इनसे एक मुस्लिम रूल स्थापित होता है। ठीक है, तो ये मोहम्मद गौरी है। ठीक है, इनके बारे में सारा कुछ हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोइनुद्दीन मोहम्मद born Saibuddin, also as Saibuddin Muhammad Ghori, was the Sultan of a Ghorid Empire along with his brother Ghiatuddin Muhammad from 1173 to 1202, and as the supreme leader of a Ghorid Empire from 1202 as 1206, he ruled a vast area comprising parts of the modern day Afghanistan, Pakistan and India. तो जो मोहम्मद ऑफ गौरी थे, इनका जो असली नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद या शैबुद्दीन मोहम्मद, इनको कहा जाता था मोहम्मद ऑफ गौरी। तो पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि जो मोहम्मद गजनबी थे उनको मोहम्मद ऑफ गजनबी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो गजनबी एम्पायर के किंग थे। उसी तरह ये गौरीद एम्पायर, गौरी एम्पायर के ये किंग थे, तो इनको क्या कहा जाता है? मोहम्मद ऑफ गौरी। अब देखिए क्या होता था, ये एक गौरीद एम्पायर है, जैसे कि आपको यहाँ पे गौरीद एम्पायर दिख रहा होगा। तो जो प्रेजेंट डे या मॉडर्न डे जो आज का अफगानिस्तान है, पाकिस्तान का जो एरिया है, जो मैं कहूँ जो मर्ज करके जो एरिया बनता है, तो वो पूरा एरिया गौरीद एम्पायर के अंडर आता था। और इसको रूल कौन करता था? ये मोहम्मद ऑफ गौरी अपने भाई गयातुद्दीन मोहम्मद के साथ। कब से कब तक? 1173 से लेकर 202 तक उनके ब्रदर के साथ मिलकर वो करते रहे रूल, एंड देन आफ्टर 202 से 206 तक वो खुद रूल करते रहे। तो ये उन्होंने गौरीद एम्पायर में आराम से वो अपना एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे जो आज के टाइम पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया है। फिर देन ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भाई इंडिया साथ में दिख रहा है हमको। इंडिया में हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत सारे, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो क्यों ना हम इंडिया पे भी जाके कुछ प्लंडर करें, यहाँ पे अटैक करें, यहाँ पे लोगों को अपने मतलब यहाँ से लोगों से सामान लेके आए, लोगों से सोना वगैरह लूट के लेके आए, या इस एम्पायर को अपने अंदर लेके आए। तो ये सारी चीजें इनके दिमाग में भी आती है, जिस तरह गजनबी के दिमाग में आई थी। तो ये आगे अपनी प्रोसेस करते हैं। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, ही ऑल्सो नोन एज अ फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इस लाइन का मकसद क्या है? अब ये कह रहा है कि भाई मोहम्मद जो गौरी है ना, वो एक तरह से फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो इंडिया में एक मुस्लिम रूल, जो एक कहूँ मुसलमान जो ये इंडिया में आया, या एक मुस्लिम रूल इंडिया में आया, जो कि अब दिल्ली सल्तनत के तौर पे देखेंगे, फिर आगे एक मुगल वगैरह भी आएंगे, तो ये किसके द्वारा है? मोहम्मद गौरी ने ही इसकी स्टार्टिंग की थी। अब देखिए इसको कंपैरिजन करिए मोहम्मद गजनबी के साथ। देखिए जो मोहम्मद गजनबी जो इंडिया में आया था, उसके दो ही मेन मकसद थे कि भाई मैं अच्छे से लूट करूंगा, सारा कुछ सामान सोना वगैरह लूट के अपने पास लेके आऊंगा अपने एम्पायर में। सेकंड कि भाई मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे अलग अलग धर्म फॉलो हो रहे हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, उसको खत्म कर दूंगा और अपने इस्लाम धर्म को सबसे ऊपर यहाँ पे लोगों को मनवा के लेके जाऊंगा। तो ये दो मकसद है मोहम्मद गजनबी। बट थर्ड मकसद जो सबसे मेन मकसद है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, कि भाई यहाँ पे इसने कोई भी अपनी डायनेस्टी या अपना एम्पायर नया स्टार्ट नहीं किया, आया लूट करके वापस अपने एम्पायर में चला गया। यहाँ पर उसने नई कॉलोनी स्टार्ट नहीं की, नई एक तरह से एम्पायर स्टार्ट नहीं किया, नया एम्पायर बिल्ट नहीं किया मैं कहूंगा। ठीक है, पर ये मोहम्मद गौरी एज अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तगड़ा होता है। किससे? मोहम्मद गजनबी से। गौरी साहब क्या करेंगे? गौरी साहब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लूट तो करेंगे, लोगों को मारेंगे भी यहाँ किंग वगैरह को, पर यहाँ पे अपना एक बंदा भी छोड़ देंगे जिसको हम कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक होएगा एक स्लेव डायनेस्टी, एक तरह से स्लेव यहाँ पे इसका गुलाम, किसका? मोहम्मद ऑफ गौरी का। और वो स्टार्ट करेगा आगे जाके दिल्ली सल्तनत, जिसमें बहुत बड़े बड़े रूलर आएंगे, खिलजी, इल्तुतमिश, अशरफ सुल्तान। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो नींव थी, जो एक तरह से पत्थर थे, जो इसको कहा जाता है बीज जो बो दिया यहाँ पे मुस्लिम रूल का, वो मोहम्मद गौरी ने ही बोया। तो इसलिए इज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर, मुस्लिम रूल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एज वी कैन से दैट। ठीक है, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ मैं जल्दी से आपको कहानी के तौर पे बता देता हूँ। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको कहानी बताई कि अच्छे से अपने गौरीद या गौरीद एम्पायर पे रूल कर रहे थे, पर लेकिन इन्होंने आंखें घुमा ली हमारे इंडिया पे। कहते हैं भाई इंडिया को भी लूटते हैं, इसको अपने एम्पायर में मिलाते हैं। तो इंडिया में आने की कोशिश करते हैं। कहां से? यहाँ पे आपको छोटा सा गुजरात दिख रहा होगा, वैसे तो बहुत बड़ा ही है पर उस टाइम थोड़ा छोटा था। गुजरात एरिया से ये एंट्री मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मुस्लिम रूलर्स। तो ये मोहम्मद गौरी एंट्री मारता, कहता है कि भाई छोटे मोटे यहाँ पे किंग से इनको हरा के चल जाऊंगा। तो उस टाइम जो गुजरात को रूल कर रहा होता है, वो एक बहुत यंग रूलर, बहुत जवान सा, जिसको इतनी भी नॉलेज नहीं होती, वो होता है भीमदेव सोलंकी टू। ठीक है, तो वो रूल कर रहा होता है, पर उसके बिहाफ में वो इतना यंग होता है और इतना एफिशिएंट नहीं होता। तो उसके बिहाफ पे उसकी मदर जो नायका देवी होती है, वो रूल कर रही होती है। उसकी मदर नायका देवी या फीमेल तो रूल कर रही होती है। वो काफी एफिशिएंट और काफी कनिंग रूलर होती है। एक तरह रूलर तो नहीं कहूंगा मैं, उसके बिहाफ पे कर रही है, तो एज ए रूलर या मान के चले।
तो रूलर होती है वो काफी सारे लोगों से अलायंस बना के रखती है आसपास के लिए। अब उसको पता लगता, खबर होती है कि मोहम्मद गौरी यहाँ से अंदर आने की कोशिश कर रहा है, अच्छी इसकी तगड़ी सेना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आसपास के रूलर के सारे के वो अच्छे से टक्कर लेते हैं और मोहम्मद गौरी को डिफीट करा देते, उसको हरा देती है। और मोहम्मद गौरी एक औरत के हाथों और इतने छोटे छोटे जो उन्होंने किंग्स सोचे थे उसके हाथों डिफीट होकर वापस चले जाता है। वो कहता है कि नहीं यार, मुझे अच्छे प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक और चीज यहाँ पे मोहम्मद गौरी की देखनी पड़ेगी। ये बंदा ऐसा था, इसको डिफीट मिली फर्स्ट टाइम में, वो भी इतनी बुरी तरह, छोटी मोटी डिफीट नहीं, बहुत बड़ी डिफीट, तब भी इसने छोड़ा नहीं कि भाई सपना अपना इंडिया को अपनाने का। कहता कि नहीं, मैं इंडिया पे तो फतेह करूंगा आज नहीं तो कल। ये बंदा इसके एक तरह से कहते हैं, मतलब एक तरह से हारने के बाद ये दोबारा फिर होता है, दोबारा फिर ध्यान लगाता है और थोड़ा सा सोचता है कि यहाँ से मैं हमला करूँ। तो उसके बाद ये पंजाब वाली साइड से हमला करेगा, ठीक है। फिर दैन ये पंजाब वाली साइड से हमला करेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर के एरिया टूटेगा, बठिंडा वगैरह साइड, मुल्तान वगैरह साइड, सिंध वाली साइड से हमला करेगा। तो ये हमला करता है। तो ये कहानी खत्म होती है गुजरात के, आगे आते हैं पृथ्वीराज चौहान वाली कहानी पे। तो मैंने आपको बताया कि वो पंजाब वाले से हमला करेगा। उसके बाद बात होती है कि पृथ्वीराज चौहान कैसे सीन में आते हैं। वो तो भाई दिल्ली में अपना दूर, इतनी दूर रूल कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब वो भटिंडा को अपना लेते हैं या भटिंडा को एक तरह से उसको कब्जा कर लेता है जो हमारा ये मोहम्मद गौरी होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि देखिए ही सीज द फोर्ट्रेस ऑफ द भटिंडा इन 1189 एडी एंड देन प्रोग्रेस्ड इनटू द किंगडम ऑफ पृथ्वीराज चौहान। जब वो भटिंडा पे कब्जा कर लेता है, वहां के किले को किले को कब्जा कर लेता है, एंड देन आफ्टर वो आगे बढ़ता है किसके किंगडम में, जो हमारे पृथ्वीराज चौहान के किंगडम होते हैं, नॉर्थ का एरिया होता है, जो आपके यहाँ पे दिल्ली का एरिया दिख रहा है, यहाँ पे बढ़ता है, जो किसके अंडर आता है, पृथ्वीराज चौहान के अंडर आता है। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट रूलर, बहुत एक तरह से मतलब एफिशिएंट रूलर एज ए कमांडर और एज ए पॉलिटिकल, मतलब बहुत तगड़ा रूलर होता है। अच्छी इसकी बनती है काफी लोगों से। वो भाई राजपूत एक दो लोगों को पकड़ता है, इसको भगा भगा के मारता है मोहम्मद गौरी को। अब मोहम्मद गौरी देखिए यहाँ पे पहले वो गुजरात में हारा, फिर थोड़े बहुत एरिया सिंध वगैरह भटिंडा वाला एरिया जीत के फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा, फिर इसको किसने हरा दिया, हमारे पृथ्वीराज चौहान ने, जिसको क्या नाम दिया जाता है, बैटल ऑफ तराइन। आपको ये याद रखना है, डेट भी तो और ये जगह भी, बैटल ऑफ तराइन। तो बैटल ऑफ तराइन ने बड़ी बुरी तरह इसको हरा, इसको बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है। इसको हरा के पृथ्वीराज चौहान इसको भगा देता है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जब होती है तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को बहुत ही बुरी तरह हराता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड बाय द पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 119 एडी एंड रिकवर्ड भटिंडा। तो उसको हरा के, और जो भटिंडा उसने पहले कब्जा किया होता है उसका फोर्ट्रेस भी वो रिकवर कर लेता है पृथ्वीराज चौहान। तो भाई बैटल ऑफ तराइन भी खत्म होगी भाई, एक और दूसरी बार ये हार गया। अब ये क्या करता है, कहता नहीं भाई हार तो मैं अभी भी नहीं मानूंगा, सपना जो मेरा है वो तो मैं पूरा करूंगा। तो यहीं पे इसके फिर एक और ये कहता है कि भाई मैं एक और चांस लूंगा। अब ये चांस ऐसे नहीं लेने वाला होता है, ये कहते हैं चांस तो लूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा वो अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा रूल है जो पृथ्वीराज चौहान है, इसको मैं हराने से रहा, क्योंकि ये क्षत्रिय रूलर है। क्षत्रिय तो बहुत खतरनाक होते हैं, राजपूत रूलर होते हैं। अब ये कहता है क्षत्रिय रूलर है भाई, इसको तो मैं हराने से रहा, मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक गेम में आएंगे जयचंद, आई थिंक मैं नाम लिखना भूल गया, बहुत बढ़िया था। अब ये तो जयचंद है। ये जयचंद अगर मैं कहूँ कि अगर इंडिया को कोई मतलब हराने वाला या इंडिया के मुस्लिम रूल को हराने वाले जो इतने बड़े प्लंडर्स हुए हैं, तो उसमें जयचंद हमारे इंडिया का एक जो एक तरह से उसे क्या था ना, विभीषण टाइप, जो एक घर में रह के जो घर फोड़ने वाला होता है, तो वो एक जयचंद था। अब जयचंद के साथ सीन अब कुछ का पक्का नहीं पता, पर यह माना जाता है कि जो जयचंद की बेटी थी उसको भगा के ले गया था, यानी बिना उसकी मर्जी से पृथ्वीराज चौहान उसको ले गया था, उसकी बेटी को। तो उससे उनको खुंदक थी, एक तरह से उनको पसंद नहीं था पृथ्वीराज चौहान, तो चाहते थे कि भाई पृथ्वीराज चौहान हार जाए। उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के चक्कर में ये उनको दिखा कि भाई ये मुस्लिम रूलर हमारे इंडिया में आ जाए, कोई बाहर के बंदों की हेल्प करने के लिए, अपने बंदों को हराने के लिए बाहर के बंदे की हेल्प ले रहे हैं। तो उन्होंने कुछ जो सीक्रेट होते हैं उनके बारे में बता दिया कि पृथ्वीराज चौहान के इस जगह पे आप कमजोर है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या इनको पहले जो इनकी एक्चुअली मैं आपको फाइट का कैसा सीन बताऊं, वो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब पृथ्वीराज चौहान ने जब अटैक करते हैं, सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है, तो उसमें वो जब अटैक करके मोहम्मद गौरी के सेना को पीछे रिट्रीट कर देते हैं, एकदम उसको भगा देते हैं, तो साइड में उन्होंने एक सेना छुपाई होती है, तो उनके पीछे मारने के लिए भाग जाते हैं, देन आफ्टर वो पीछे से हमला कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सीन भी आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाई देता हूँ। चलो, इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन द जॉइंट फोर्सेस ऑफ द राजपूत रूलर अंडर द पृथ्वीराज चौहान वर डिफीटेड बाय द मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान हेल्ड एज द प्रिजनर एंड पुट लेटर। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि जो बैटल ऑफ तराइन 1 हुई थी, काफी हिस्टोरियन ये भी कहते हैं जब बैटल ऑफ तराइन 1 हुई थी तो जो पृथ्वीराज चौहान ने था उसने मोहम्मद गौरी को जाने दिया। अब देखिए यहाँ पे एक राजपूत
एक तरह से वो प्राइड भी आता है। राजपूत प्राइड में ये माना जाता है कि कभी भी आप निहत्थे पे वार नहीं कर सकते, आप रात को वार नहीं कर सकते, या कोई अगर भाग रहा तो पीठ पीछे वार नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें देखते हुए उसने छोड़ दिया भाई पहले उसको जाने के लिए कि भाई तू पहला हार गया, तू भाग जाना, तू वापस मुड़ के ना आना। पर वो मुड़ के आता। पर लेकिन यही सेम चीजें जो मुस्लिम रूलर्स थे, जो मुस्लिम इन्वेडर्स उस टाइम के, वो ऐसे फॉलो नहीं करते थे कि रात को नहीं, हम तो रात को भी हमला कर देंगे, हम तो भाई पीठ पीछे भी वार कर देंगे, निहत्था उसको भी मार देंगे। तो ये चीज नहीं वो देखते थे मुस्लिम रूलर। तो क्या होता है कि जब दूसरी लड़ाई होती है तो जयचंद उनको एक तरह से जो उनका हेल्प कर देता है, सीक्रेट्स खोल देता है, तो ऐसे ऐसे करके किस तरह पृथ्वीराज चौहान को वो हरा देते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार ही मोहम्मद गौरी को जाने दिया था, पर जब वो उनको हरा देता है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को, तो वो उनको सरेंडर, मतलब एक तरह से उनको कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तो वो कहता है कि भाई जो तुमने करना कर लो, जो तू एक किंग के साथ करता है। तो वो उसको मार देते हैं। अब ये इसके पीछे बहुत कहानियां कहीं सुनने में आई कि उसको प्रिजनर बना लिया और बाद में उन्होंने मतलब आंख उनकी फोड़ दी, वो उसके बाद उन्होंने तीर चला के मोहम्मद गौरी को मार दिया। ऐसे तो बहुत सारे है कि स्टोरी। जो इनका कोर्ट पोएट है हमारे पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का जो था चंद्र बदाई करके, उन्होंने एक पृथ्वीराज चंद्र रासो लिखी थी। तो उसमें तो उन्होंने बुक ली थी, उसमें यह बताया था कि इनको पृथ्वीराज चौहान को जब पकड़ा तो उनकी आंखें फोड़ दी थी मोहम्मद गौरी ने। देन आफ्टर जब वो एक बार कोर्ट में थे तो उन्होंने साउंड के उससे पहचान के उनके मतलब उनको तीर मार के मार दिया था मोहम्मद गौरी को। तो ये सब कहानियां, इनके बारे में कोई एक पक्का वो नहीं, तो ये क्वेश्चन पूछते भी हैं। तो इसके बाद जब से पढ़ लेते, पृथ्वीराज चौहान was had a prisoner and let put to the death. The Turkish rule began in the first time in Indian history with the end of the second battle of Tarain. The Qutb Ayyub was appointed the commander of मोहम्मद गौरी। अब देखिए लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन होती है, उसके बाद जो हमारे इंडिया में था, जो एक तरह से नींव पड़ जाती है हमारे मुस्लिम रूल की। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो मोहम्मद गौरी होता है वापस चले जाता है, पर यहाँ पे वो अपने कमांडर छोड़ देता है, बहुत वफादार कमांडर, या उसको स्लेव कहा जाता है। एक जो उन्होंने गुलाम के तौर पे खरीदा था, एक स्लेव के तौर पे खरीदा था, उसको कमांडर बना रखा था। बहुत एफिशिएंट कमांडर का नाम होता कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि यही स्टार्ट करेंगे जो हमारे इंडिया में होती है दिल्ली सल्तनत या मुस्लिम सल्तनत। जो फर्स्ट मुस्लिम रूल स्टार्ट होएगा वो इनसे ही स्टार्ट होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे छोड़ देते हैं, यही आगे जाके दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद बस यहीं तक होता है इनकी कहानी ये। उसके बाद आगे से हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। बाकी इनके बारे में देख लेते हैं कि एंड में मोहम्मद गौरी यहाँ से जाने के बाद उनके साथ क्या होता है। In 1206, Muhyiddin have been settled in the affairs in India and let the affairs in Indian hands of the Qutb। तो सारा कुछ इंडिया में सब कुछ खत्म करके सब कुछ जो राजपाट है वो किसके हाथ में सौंप के चले जाते हैं, अपने स्लेव, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में। ऑन हिज वे ऑफ गजनबी हिज कारवान रेस्टोरेंट सोवाक झेलम बस को जल्द से पढ़ा देता हूँ कि देखिए जब वो वापस जा रहे होते हैं, जब वो अपने गजनबी एम्पायर, जो अपना एम्पायर जहाँ से वो आए होते हैं, तो सोवाक जो आज के टाइम में मतलब आज के टाइम में जो पाकिस्तान का रीजन है झेलम के पास, वहां पे माना जाता है कि भाई वो जब रुके थे या थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे, तो वहां पे उनको एसेसिनेट किया जाता है, मतलब किसी ने कोई उसको मर्डर कर देता है, उनको मार देता है। वहां के जो लोकल एरिया के जो लोग होते हैं, जिनको कहा जाता है कि लोकल ये घाकरस या खोकरस नाम के होते हैं, खोकरस एक प्रजाति होती है वहां की, जो पंजाब में भी आज के टाइम में पाई जाती है, पंजाब हरियाणा साइड में। तो ये खोकरस नाम की प्रजाति जो लूट वगैरह करके, मतलब जो बड़े बड़े लोग उस टाइम होते थे उनको छुप के लूट वगैरह कर लेता है। तो वो माना जाता है कि जब वापस मोहम्मद गौरी जा रहा था अपने गजनबी एम्पायर में, सब कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में मतलब सौंप के, देन उनको वहां पे जाते टाइम खोकस वगैरह उन पर अटैक कर देते हैं, उनको मार देते हैं। तो बस मैं आता 1206 तक इनकी डेथ हो जाती है। बस ये इनका लास्ट था। तो देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे दिल्ली सल्तनत से, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या किया, उनको लाख बख्श कहा जाता है, फिर कैसे वो चौकान खेल के गिरते हैं, सारा कुछ हम देखेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।